हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि वीडियो अभी थोड़ा 1-2 दिन डिस्टेंस चल रहा है, काफ़ी दूरी होती जा रही है, लेकिन फिर बस 2-4 दिन की बात है। थोड़ा मैं एक्चुअली बिजी हूँ, इसकी वजह से ऑफलाइन क्लास भी मेरा थोड़ा बंद ही चल रहा है। फिर मैं रेगुलर क्लास आपको देना शुरू करूंगा तो आपका क्लास बिल्कुल बराबर कर दूंगा, मैं पूरा आपको मेंटेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ना शुरू करते हैं कि ये बाल गोविंद भगत जो है ना, वो चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी है। आपका चैप्टर नंबर 4 है। 3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, अगर नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा या फिर पीछे प्लेलिस्ट से जाकर के आप पढ़ लेंगे। ये जो है ना आपका बाल गोविंद भगत, ये कहानी या कविता नहीं है, ये रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो रेखा चित्र का मतलब होता है कि हमारा जो दिनचर्या गुजरता है, यानी हर दिन जो हमारा जीवन जैसे होता है, उसके जीवन के बारे में, किसी व्यक्ति के हर दिन के जीवन के बारे में जो हम लिखते हैं उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। क्लियर है कंसेप्ट आपका? बिल्कुल। तो हम सबसे पहले बाल गोविंद भगत के बारे में जानेंगे और इसी पर आधारित पूरी की पूरी कहानी है, जो कि खास टॉपिक था वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है, तो राइटर नेम आपने याद कर लिया होगा। इसमें बाल गोविंद भगत के जीवन में बताया गया कि बाल गोविंद भगत का जीवन सुबह से शाम तक कैसे चलता था, वो कैसे व्यक्ति थे, उनका व्यवहार कैसा था, उनके जीवन जीने का ढंग कैसा था, इन सारी चीज़ों को बताया गया है इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बाल गोविंद भगत। ठीक है, ये मंझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी, यानी बाल गोविंद भगत जो थे किस कद के थे? मंझौले कद के थे, यानी ना तो बहुत बड़े थे ना तो बहुत छोटे थे, मंझले कद के, मिडिल के थे और गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे थे? बिल्कुल चिकने थे, मेरी तरह या आपकी तरह गोरे थे। ठीक है, गोरे आदमी थे। 60 से ऊपर बाल गोविंद भगत की आयु जो थी, इनका उम्र जो था वो 60 साल तक का था, 60 से ऊपर का होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। पक्का बाल, दाढ़ी, जटाजूट, यानी बाल पका हुआ था, दाढ़ी जटाजूट, दाढ़ी बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन क्या था कि सर के पके बालों से ही बड़ा रखते थे, तो दाढ़ी पूरा का पूरा जगमगाया रहता था, है ना। और मात्र लंगोट, कपड़ा नहीं पहनते थे। पहले के लोग कपड़ा नहीं पहनते का मतलब बिल्कुल निर्वस्त्र नहीं रहते थे, लंगोट पहनते थे। जो पहलवान लोग कुश्ती के समय पहनते हैं, धोती का होता है लंगोट, वो लंगोट पहनते थे। और एक कनफटी टोपी पहनते थे बाल गोविंद भगत। कैसी टोपी? तो याद रखना, कनफटी टोपी, यहाँ पर हाफ जो चलता था वो पहनते थे। आगे कह रहा है और रामानंदी चंदन का टीका। और बाल गोविंद भगत क्या करते थे? एक टीका लगाते थे, रामानंदी चंदन का टीका, जो ऐसे करके होता है और औरतों की तरह से नाक के एक छोर से लेप करके पूरा ऊपर तक, सर तक लगाया करते थे माथे पर। जो स्त्री लोग अपने यहाँ होते हैं ना, जो तिलक वलक या सिंदूर वगैरह, मैंने तो देखा नहीं है औरतों को, लेकिन वैसा लगाती है, सुना है। तो उसी तरीके से वो लंबा टीका लगाया करते थे। तुलसी की जड़ों की बेडोल माला, और गले में वो तुलसी की जड़ों का बेडोल माला पहनते। बेडोल यानी क्या होता है? वो हिलते रहने वाला बेडोल माला पहनते थे। तो ये बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया। वो कैसे थे? तो बाल पका था, दाढ़ी जटाजूट नहीं थी, मात्र लंगोट पहनते थे, कनफटी टोपी पहनते थे, रामानंदी चंदन टीका लगाते, तुलसी की जड़ का बेडोल माला, और वे गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे। गृहस्थ का क्या मतलब होता है कि अपने खेती बाड़ी से अपने घर को चलाना। तो मैं यहाँ पे बता दूं, बाल गोविंद भगत, इस कहानी में 3 किरदार है। बाल गोविंद भगत है, इनका बेटा होता है जो बोधा, थोड़ा सुस्त टाइप का होता है, जो बाल गोविंद भगत अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। और इनकी पुतोह होती है, बेटा का विवाह हो जाता है और पुतोह जो होती है वो सुंदर और सुशील होती है। तो इसीलिए ये गृहस्थ थे, अपना जीवन यापन करते थे। और ये साधु दिखते नहीं थे कि ये साधु हैं, परंतु इंटरनल रूप से ये साधु थे। साधु का होता है ना, एक लिबास होता है, लगता है साधु, लेकिन ये गृहस्थ भी थे। और बाल गोविंद भगत साधु के हर बातों में, जो एक साधु में, सच्चे संत में जो होना चाहिए, बाल गोविंद भगत में सारी की सारी खूबियां, जो फीचर होते थे, ये बाल गोविंद भगत के अंदर
थे, ये कबीर को साहब मानते थे। किसको साहब मानते थे? कबीर को साहब मानते थे, है ना। तो सवाल हो गया किसको साहब मानते थे? तो कबीर को क्या मानते थे? तो साहब मानते थे। और ये गृहस्थ थे तो खेती बाड़ी करते थे। तो खेती करने से जो खेतों में अनाज उपजता, तो अनाज जो उपजता तो बाल गोविंद भगत उसको एकत्रित करके और उसे कहाँ ले जाते? साहब के दरबार। 4 कोस उनके घर से जो है ना साहब का दरबार था। साहब यानी कबीर का दरबार था, है ना, बाल गोविंद भगत। तो अनाज जो भी उपजता उसको 4 कोस दूर साहब के घर ले जा करके देते और भेंट के रूप में साहब को दे देते कि ये लीजिए। और वहाँ साहब क्या करते? भेंट के रूप में स्वीकार कर लेते और उसमें से निकाल करके थोड़ा प्रसाद के रूप में बाल गोविंद भगत को देते और बाल गोविंद भगत उसे हंसी खुशी लेके घर आते और इतना मिल जाता बाल गोविंद भगत को कि वो उस अनाज से 1 वर्ष तक अपना जीवन यापन कर लेते। और बाल गोविंद भगत को साहब जो थे वो उतना अंदाज से ही देते थे कि इसका जीवन यापन हो जाए, क्योंकि ये गृहस्थ थे और अपने गृहस्थी को जो है ना वो पूरा का पूरा पूर्ण रूप से, और ऐसे ही बाल गोविंद भगत का जीवन चलता था। अब यहाँ क्या कह रहा है, और इसके अलावा ये गृहस्थ तो थे लेकिन बाल गोविंद भगत संगीत भी गाते थे। यहाँ क्या कह रहा है कि आषाढ़ की जब रिमझिम शुरू होती है, आषाढ़ होता है ना, जैसे हिंदी माह का महीना है, यह आषाढ़ है ना, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन माघ पूष, तो इसी में एक आषाढ़ आता है, यहाँ वर्षा होती है। तो आषाढ़, जब आषाढ़ का महीना आता है ना तो इनकी संगीत का जादू देखने को मिलता है। यानी कि आषाढ़ के महीने में जब रिमझिम बारिश होती है ना तो लोगों को संगीत गाने का मन भी करता है। तो इस समय में आषाढ़ के संगीत का जादू, बाल गोविंद भगत का जादू जो था वो उभर करके सामने आ जाता और ये अपने गीतों को गाते रहते थे। बाल गोविंद भगत ये अपने गीतों को गाते, और इसी आषाढ़ के महीने में जो होता है ना वो खेती बाड़ी का समय आ जाता है, वर्षा होती है। तो बहुत सारे लोग जो है ना अपनी खेती करते रहते हैं खेतों में, और वहाँ पर बाल गोविंद भगत जो है उनके गीतों का जादू चलता है। वे गाते हैं और गाते गाते इस तरीके से मदमस्त हो जाते हैं कि खेत में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं ना उनके पैर जो होते हैं वो थिरकने लगते हैं, होंठ कांपने लगते हैं, और जो भी काम में मगन रहते हैं बाल गोविंद भगत की गाना को, साधना को, याचना को सुन करके काम में और मद मुक्त हो जाते हैं। और धन रोपनी का समय होता है, एक एक धान के कर को पंक्तिबद्ध सजाते हुए चले जाते हैं। भादो का महीना आता है, भादो तो आप समझते हैं वर्षा का मौसम जो होता है, आश्विन कार्तिक भादो। भादो के अंधेरी अधरतिया में संगीत का जादू, और जब भादो की अंधेरी अधरतिया आती है तो उसमें भी बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू देखने को मिलता है। जब वर्षा हो रही है और उधर बाल गोविंद भगत अपने संगीत की साधना को ऊपर के ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, और गाते गाते वो अपने सुरों में गाने लगते हैं। जब खेती बाड़ी का समय आता है तो वहाँ पर होता है, और जब खेती धान का स्पेशल धान का समय होता है उस समय में खेती होती रहती है, और स्त्रियां अपने अपने पति के लिए कलेवा यानी सुबह का जलपान लेकर के जाती है। 2 खेत होती है, 2 खेत के बीच में एक मेड़ होता है जो उसे हम मेड़ कहते हैं, तो उस पर खाना रख करके और खाते हैं बाल गोविंद भगत। मौसम ऐसा होता है कि बच्चे कीचड़ में लिथड़े पड़े हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं बाल गोविंद भगत की गीतों को सुन करके, पक्षियाँ चहचहा रही है, सारा वातावरण सन्नाटा होता है। और उस बरसात में, उस मौसम में, वर्षा के मौसम में मेंढक बोलने लगता है। आपने सुना होगा एक झिंगूर कीड़ा होता है, टर टर करके बोलता रहता है। उन सब की साउंड को, आवाज को दबा करके बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू उभर जाता है। सबसे ज्यादा यानी मेंढक या फिर कोई झिंगूर होता है वो गाता है, उन सब से बढ़ करके जो है वो बाल गोविंद भगत के गीत बहुत चरमस्कर पर पहुंच जाते हैं और वो धीरे धीरे गाने लगते हैं। और उसी अधरतिया में, उसी मौसम में बाल गोविंद भगत गीत गाते, सारा संसार निस्तबद्धता में सो जाता, बाल गोविंद भगत जाग रहे हैं और उनके गीतों का जादू सबको जगा रहा है। और बाल गोविंद भगत क्या गा रहा है? बाल गोविंद भगत कह रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहक उठे ना। ये बाल गोविंद भगत गाते थे, और गाते गाते फिर कहते थे कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। सब सुनते चौंक जाते कि क्या हो रहा है, क्या मतलब
बाल गोविंद भगत 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अंधेरी रात में उठ के गा रहे हैं, बिल्कुल मस्त हो जाते थे अपने गीतों में, इतना लीन हो जाते थे कि दिन का रात का कोई ठिकाना नहीं रहता था, वो ये गीत गाते थे। और फिर जब कार्तिक का महीना आता तो बाल गोविंद भगत की साधना का मतलब कार्तिक का महीना आता था, यहाँ कह रहा है कि कार्तिक का महीना आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां पूर्ण रूप से शुरू हो जाती थी। बाल गोविंद भगत गाते जाते थे और कार्तिक से लेकर के फागुन माह तक बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कंटिन्यू चलती रहती थी। और गांव से 2 मील की दूरी पर, गांव से केवल 2 मील की दूरी पर बाल गोविंद भगत स्नान के लिए हर दिन जाया करते थे। स्नान के लिए हर दिन 2 मील दूरी पर जाया करते थे। और वो इतना सुबह नहाने जाते, स्नान करने जाते, उन्हें कोई नहीं देखता। 4 साढ़े 4 बजे जब सूर्य उदय से हमें लगता है पहले ही वो जाया करते, तभी तो कोई नहीं देखता। वो स्नान करके आते और तैयार होकर के, है ना, यहाँ कह रहा है कि कार्तिक आया, सुबह उठकर नदी स्नान और तैयार होकर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी जमा, यानी कि कार्तिक का महीना आता, अब उनकी मंडली शुरू हो जाती, सुबह उठकर नदी स्नान को चले जाते, इतनी सुबह की कोई देखता नहीं था। और तैयार होकर के पोखरा के ऊंचे भिंडे पर, आप भी देखे होंगे गांव घर में आपके नज़दीक में पोखर होगा, तो पोखर के एक स्थान पे एक ऊंची जगह होती है, उस ऊंची भिंडे पर बैठ करके अपनी खंजरी जो होते हैं ना, वो लोहे का एक बना होता है, जिसको हम यूं ऐसे ठोक ठोक करके ऐसे ऐसे बजाते हैं, साधु संत लोग लिए रहते हैं, अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और गाना शुरू कर देते। वहां पर पोखरे के भिंडे पर जाते और जा बैठते और गाना शुरू कर देते। और जब बाल गोविंद भगत गाते तो गाते गाते बैठे थे, गाते गाते इस तरीके से उत्तेजित हो जाते, बिल्कुल मतलब अपने संगीतों में इस तरीके से लीन हो जाते कि वो गाते गाते इस तरीके से उठते कि ऐसा लगता कि अब उठ जाएंगे। और उनके ऊपर जो कंबल रखा हुआ था, जारे में काली कमली ओढ़ा करते थे बाल गोविंद भगत, वो काली कमली कभी कभी उनके सर से गिर जाता था और वो गाने में अपने दोस्तों की मंडली में इस तरीके से मुक्त हो जाते थे, है ना। और फिर क्या कह रहा है कि गर्मी में आंगन में संगीत का जादू। अब गर्मी जब आता तो गर्मी में अपने आंगन में बाल गोविंद भगत एक अपना ये लगाते, अपनी दोस्तों की मंडली के साथ बैठ जाते और बाल गोविंद भगत जो है ना गाते। और फिर गाते गाते बाल गोविंद भगत के द्वारा गाई हुई बातों को उनकी मंडली, जो प्रेमी मित्र गांव घर में होते हैं, आपके भी मित्र होंगे, तो उन लोग उनकी बातों को दोहराते थे। जैसे अभी आप गाना सुनते हैं ना, तो उस गाना को तो दोहराते हैं, लेकिन वहां पर मंडली में गाया करते थे, गांव में तो दोहराया करते थे। और गांव में जो 5 बजे का समय अभी गर्मी का होता है, उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत की गीतों की साधना और जो गीतों का आवाज था, वो उमस भरी शाम को जो है ना, वो बिल्कुल शीतल कर देता था, ठंडा कर देता था, है ना, ठंडा कर देता था। बाल गोविंद भगत अब क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की गीतों की साधना, और उस दिन देखा गया कि बाल गोविंद भगत सबसे ज्यादा उत्तेजित हो गए गानों का। उनके पास एक बेटा था, बेटे की मौत हो जाती है। बाल गोविंद भगत का बेटा जो होता है वो बोदा होता है, सुस्त होता है, उसकी मौत हो जाती है। नीचे इस पर चिटाई पर लटा करके और अपने बेटे के ऊपर व्हाइट कफन डाल करके, और फूल जो होता है वो बाल गोविंद भगत अपने आंगन में हमेशा लगाते थे, उसके ऊपर लाश के ऊपर फूल बिछाया करते थे और वहां आंगन में अपनी मंडली पर बैठ करके, और उस दिन भी वो गाना गाने लगे। बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु के दिन भी गाना गाने लगे। लोगों ने कहा क्या हो गया यार, बाल गोविंद भगत पागल हो गए। लेकिन बाल गोविंद भगत गाना गाते और गाना गाते गाते नाचते भी, गाना गाते गाते नाचते और नाचते नाचते मुग्ध हो जाते अपने मित्रों के साथ आंगन में। और फिर उनकी बहू, उनकी पुतोह जो थी, वो घर में बैठी रो रही थी, तो बाल गोविंद भगत उसके पास भी जाते और अपनी पुतोह से, अपनी बहू से बाल गोविंद भगत कहते हैं कि देखो ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। बाल गोविंद भगत अपनी बहू से, पुतोह से कह रहे हैं कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। आत्मा अपने परमात्मा से जा मिली है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिले है, इससे प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। बाल गोविंद भगत क्यों बोल रहे थे? क्योंकि मौत के प्रति बाल गोविंद भगत का अटूट विश्वास बोल रहा था। हम, मौत एक सच्चाई है और इसी सच्चाई से हम भागते हैं। जिंदगी झूठी है, झूठी के पीछे हम पड़े रहते हैं। बाल गोविंद भगत को विश्वास था कि ये सच है,
मृत्यु सबको आनी है, इसलिए कहते थे कि किसी की मृत्यु हो जाए तो रोना नहीं चाहिए, रोने के बजाय हमें उत्सव मनाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और बाल गोविंद भगत खुश होते हैं और अपनी बहू को कहते हैं नाचने के लिए, सॉरी नाचने के लिए नहीं कहते कि रोना नहीं, खुश हो जाओ। और बाल गोविंद भगत काली कमली तो ओढ़ते ही थे। बाल गोविंद भगत अपने बेटे का क्रियाक्रम का तात्पर्य होता है कि जो जलाने का हिंदू धर्म के रिवाज के मुताबिक होता है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का क्रियाक्रम तुल्य यानी स्वयं नहीं किया। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का क्रियाक्रम स्वयं तुल्य नहीं किया, अपनी बहू से आग लगवाया। अपनी बहू को कहते हैं कि तुम आग लगवाओ, लेकिन इसके कहने के पीछे कारण था कि इसके प्रति जो प्रेम है ना मेरे बेटे का वो समाप्त हो जाएगा। और बाल गोविंद भगत अपने बेटे को क्रियाक्रम के लिए ले जाते हैं, अपनी बहू से क्रियाक्रम करवाते हैं। और क्रियाक्रम हो जाने के बाद जब बाल गोविंद भगत की बहू घर आती है तो उसकी बहू के भाई को बुलवा करके बाल गोविंद भगत कहते हैं कि जाओ इसे ले जाओ, ये नवयुवक है अभी, और इसका विवाह कहीं कर देना। बाल गोविंद भगत के इन शब्दों को सुन करके बाल गोविंद भगत की बहू रोने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाल गोविंद भगत है कि नहीं, तुम्हें जाना होगा। तो वो बहू कहती है कि अगर मैं चली गई तो आपको इस बुढ़ापे में आपका सहारा कौन होगा, आपको खाना पका करके कौन देगा, आपको चुल्लू भर पानी कौन देगा। ये इसकी बहू बाल गोविंद भगत के अच्छे के लिए सोचती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत क्या कहते हैं, बाल गोविंद भगत आखिरी दलील देते हैं, कहते हैं कि तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। उसकी बहू नहीं जाती रहती है तो बाल गोविंद भगत कहते हैं अपनी बहू को कि तू जा इस घर से अपने भाई के साथ, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। इसके आगे बाल गोविंद भगत की बहू कुछ ना बोल पाती है और उसे अपने भाई के साथ जाना पड़ता है और बाल गोविंद भगत अपने घर में अकेले रहने लगते हैं। एक दिन बाल गोविंद भगत क्या होता है, अब बूढ़े हो चुके थे, दिन दिन छजने लगा था, शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन वो एक नीम व्रत रखते थे। साप्ताहिक आता है, हमारे हिंदू भाई लोग जो हैं वो साप्ताहिक व्रत रखते हैं, सोमवारी रखते हैं, इतवारी करते हैं। तो बाल गोविंद भगत सप्ताह में हमेशा व्रत रखते थे। तो व्रत रखे हुए थे, व्रत रखते धीरे धीरे कमजोर हो जाता, नहाना उनका सुबह वाला था ही। और एक चीज़ कि गंगा स्नान के लिए 30 किलोमीटर पैदल जाते थे, 30 कोस पैदल जाते थे बाल गोविंद भगत, और जाने आने में 4 से 5 दिन लगता था। और सबसे बड़ी बात थी कि घर से खा करके जो दाना चलते थे तो वही खाए आने के बाद खाते, रास्ते में केवल पानी पिया करते थे। सोच सकते हैं आप कि गंगा स्नान 30 कोस था, पैदल जाते थे और 4 से 5 दिन लगता, बीच में कहीं खाना वाना नहीं खाता था। गंगा स्नान को गए, जब आए इस बार गंगा स्नान से तो बाल गोविंद भगत का शरीर कुछ कमज़ोर था, बुखार लग रहा था, सर्द हो रहा था, सर्दी और सर गर्म हो रहा था। तो लोगों ने इन्हें समझाया कि देखिए अब आप न नहाया कीजिए, लेकिन बाल गोविंद भगत किसी की बातों को मानने वाले नहीं थे, टाल देते थे। उस दिन भी शाम को बाल गोविंद भगत ने गाना गाया, उस दिन भी शाम को बाल गोविंद भगत ने गाना गाया, लोगों को उनके संगीत का जादू सुनने को मिला। लेकिन जब उस शाम के बाद फिर से सुबह हुई तो लोगों ने बाल गोविंद भगत के संगीतों की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनी और फिर जा कर के देखा तो उनका मृत शरीर, पंजर कहा गया कि पंजर लाश, यानी पंजर का मतलब मृत शरीर को कहते हैं, उनके घर में बाल गोविंद भगत की लाश पड़ी हुई थी, मृत शरीर पड़ा हुआ था। बाल गोविंद भगत इस दुनिया में नहीं रहे, उनका देहवास हो जाता है, देहांत हो जाता है और कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टेड, चूँकि ये मैंने पहले कह दिया आपके रेखा चित्र है कि बाल गोविंद भगत अपने दिन भर में, रात भर में, डेली दैनिक जीवन उनका क्या था, इन्हीं चीज़ों को दिखाया गया है। तो ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा कि बाल गोविंद भगत की बहू कैसी थी, सुशील थी, बेटा कैसा था, तो बोधा था, सुस्त था, बेटे की क्रियाक्रम किससे करवाया, पुतोह से करवाया, है ना, कैसा कंबल ओढ़ा करते थे, काली कमली। तो जो मेन पार्ट था मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। कोई बच्चे कमेंट में पूछते नहीं है, मुझे लगता है कि वो वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं, इससे नुकसान आपका मेरे प्यारे बच्चों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के पास, ताकि हर दोस्तों को पता चल जाएगा। जिस ग्रुप में आप हो ना उस ग्रुप में शेयर कर दो, स्टेटस लगा लो। अशफाक रजा एक है जो टॉपर है, वो हमेशा वॉच करते हैं, अब भी वॉच करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मेरे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नए और लेटेस्ट वीडियो में, इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।